बहुत बहुत शुक्रिया नागेश जी और डॉक्टर जैन, ये इस इस जगह पे सब लोगों के साथ जुड़ने का ये मौका देने के लिए बहुत बहुत आभारी। और आरएसबीआई तो अपना ही परिवार है, तो इसके साथ तो जुड़ाव शुरू से ही और बहुत शुरू से रहा है, और बिल्कुल अपना ही परिवार के तरीके से ही इसको मैं मानता हूँ। तो आज का जो हमारा विषय है कि मॉडर्न असिस्टिव टेक्नोलॉजी, मैं कुछ बातें इसके बारे में पहले कुछ सिद्धांत जो हैं उनको थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, और उसके साथ फिर कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं और किस तरीके से उनके कोई नए आयाम उनमें जोड़ रहे हैं, उसके बारे में फिर स्पेसिफिक चर्चा हम लोग इसमें करते रहेंगे। मैं ये पहले पूछना चाहूंगा कि मेरा स्क्रीन क्या वहां पर विजिबल है, स्लाइड्स अपने? स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। यस यस यस, दिख रहा है सर। तो टेक्नोलॉजी अपने आप में भी गोल नहीं है, अपने आप में कोई कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अब टेक्नोलॉजी एक माध्यम है हमारी शिक्षा और एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार, और डेली लिविंग यानी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे हम लोग पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस या लो विजन को अम, खुद से वो अपने आप से कैसे इंडिपेंडेंटली काम कर सकें, उसको उसके लिए जो सक्षम बना सके, अम, वो रोल है टेक्नोलॉजी का। और इन्हीं सब कामों के लिए टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति यूज करता है, चाहे वो दिव्यांग हो या ना हो, सभी लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। अपनी क्षमताओं को, अपनी फंक्शनल जो लिमिटेशंस हैं या अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, अपनी क्षम जो जो हमें जो क्षमता दी गई है नैसर्गिक रूप से, वो क्षमता, जैसे चलने की मैं बात करूं तो हमारी गति क्या है, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो नैसर्गिक नैसर्गिक जो गति है, जो जो ईश्वर ने हमें दी है, वो गति तो मात्र वही है जितनी जितनी स्पीड से हम लोग दौड़ सकते हैं। अब उतनी ही स्पीड से अगर रहें तो फिर ऑब्वियसली वहाँ वो हमारी एक लिमिटेशन है, यानी मुश्किल से 5, 6, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग सिर्फ उस रफ्तार से जा पाएंगे, या 10 किलोमीटर प्रति घंटा चले जाएंगे अगर इतना दौड़ने की क्षमता अगर हमें है तो। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए फिर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वही सब साइकिल, स्कूटर, कार और ये सब चीज़ें। इसी में ही जब हमारा उड़ने का मन किया तो एरोप्लेन वगैरह सब उसमें जुड़ गए। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो जितना समय हमें लगता है, उसको कम करने के लिए हर व्यक्ति ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी जो जब जब बात होती है दृष्टिबाधित लोगों की या दिव्यांग लोगों की, तो वो जो लिमिटेशन है, वो जो हमारी क्षमता की जो सीमा है, वो सीमा थोड़ी सी पहले शुरू हो जाती है। यानी आप अगर देखने की ही बात करें, ऐसा तो है नहीं कि आपकी दृष्टि ऐसी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो दृष्टि बाधित नहीं भी है, उसकी भी देखने की कोई सीमा है कि कितनी दूर तक वो देख सकता है, कितना छोटा अक्षर देख सकता है, किस तरह की रंगों को हम देख सकते हैं, ये सब चीजों की सीमाएं हैं। तो दृष्टि बाधित व्यक्ति की ये सीमाएं थोड़ी सी पहले शुरू हो जाती, और जैसे हम दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो सीमा है, अगर हम दिव्यांग नहीं हैं तब भी किसी चीज को अगर हमें दूसरे प्लैनेट्स को देखना है, या कभी हम जैसे बर्ड सेंचुरी में गए, तो इतनी दूर से वो पक्षी कैसा दिखाई दे रहा है, आमतौर से आप अपनी आंख से तो कम देख पाएंगे, उसके लिए आप दूरबीन दूरबीन का, बाइनोकुलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यही जो टेक्नोलॉजी है, दृष्टि बाधित व्यक्ति उस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा पहले उसको इस्तेमाल करना पड़ जाता है। पर ये देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि टेक्नोलॉजी यूज करके वो सारे काम किए जा सकते हैं जो कि अपेक्षित हैं हमारे समाज में, हमारी इंक्लूजन के लिए, और एक समाज में प्रोडक्टिव पर्सन बन के रहने के लिए, ताकि हम भी नौकरी कर सकें, हम ताकि दृष्टि बाधित व्यक्ति भी
वो सब विषयों में पढ़ाई कर सकें, चाहे वो साइंस की पढ़ाई हो, चाहे मैथमेटिक्स की पढ़ाई हो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ना हो, या फिर ह्यूमैनिटीज़ या अकाउंट्स, किसी भी तरह के सब्जेक्ट्स अगर पढ़ने हो, तो हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और उस तरीके से फिर उस तरह की पढ़ाई हम लोग कर सकते हैं। वही पढ़ाई की, पर इसी के साथ-साथ खेल-कूद, मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इसी इन सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल उपकरण यूज़ करके हम अपने यहाँ पे अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जो टेक्नोलॉजी के विषय में है, कि पहली बात कि वो अपने आप में एक गोल नहीं है, अपने आप में एंड नहीं है, वो एक माध्यम है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और डेली लिविंग के अंदर हमारे को इंडिपेंडेंट बनाने में। और दूसरी बात कि सभी लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्ति की क्षमता या उसकी सीमाएं थोड़ी सी पहले शुरू हो जाती हैं, तो उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी फर्क हो जाती है बाकियों से। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो सब कार्य करने हैं जो, और अपनी क्षमता को बढ़ाना है ताकि वो सब कार्य हम लोग कर सकें। तो ये मूल बात। अब इसमें हम लोग अलग-अलग कैटेगरीज़ में कौन-कौन से टेक्नोलॉजीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, या आज की तारीख में कौन-सी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, और जो हमारी ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजीज़ रही हैं, ट्रेडिशनल जो हमारे उपकरण रहे हैं, उनमें अब क्या सुधार हो रहे हैं और क्या नई चीज़ें आ रही हैं, उनके बारे में थोड़ी-सी कुछ चर्चाएँ कर लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए नई होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो एक बार को सब देख लेते हैं, लेट्स सी, ताकि हम सब लोग एक वी ऑल शुड बी ऑन अ सिंगल पेज, मतलब हम एक वो सारी जानकारी हम लोग सब इकट्ठा कर पाएँ। तो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी एक ऐसा फील्ड है हमारे यहाँ का जिस पे कि अ, एक किस्म से पहले, शायद मैं ये समझता हूँ कि पहले ये ज़्यादा उन्नत था हमारे देश में, और जिसकी कुछ अवगति हुई, यानी ओरिएंटेशन मोबिलिटी की ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन मोबिलिटी के बारे में जो रिसर्च और जो काम हिंदुस्तान में होता था, जिस तरीके से होता था, वो कुछ हद तक सफ़र कर गया है। उस तरह की ओरिएंटेशन मोबिलिटी के ऊपर ध्यान कुछ कम जा रहा है हमारे देश के अंदर, ये एक मेरी ऑब्ज़र्वेशन रही है। तो उसमें हम लोगों ने एक चीज़ ये देखी कि जो इसके अंदर जो फ़ील्ड में जो प्रगति होनी चाहिए थी, जो नए जो आयाम आ रहे हैं, उसके हिसाब से जो हमारी ओरिएंटेशन मोबिलिटी की जो ट्रेनिंग है, उसके अंदर जो परिवर्तन आने चाहिए थे, वो कहीं अभी इस समय सफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कि हमारे यहाँ का जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी का जो जैसे आप इसका को एहसास कर पाएँगे कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी की जो ट्रेनिंग भी जो हो रही है, ट्रेनर्स को जो ट्रेनिंग दी जा रही है और जो यूज़र्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके स्वरूप को बदलने की भी ज़रूरत एक्चुअली आन पड़ी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कई सारे नए आयाम इस समय जुड़ चुके हैं। तो उसमें सबसे पहली बात स्मार्ट केन के बारे में थोड़ी-सी बहुत संक्षिप्त में बता देता हूँ कि भई स्मार्ट केन का का की उपज इसी कारण से हुई कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया कि अगर हम सड़क पे चल रहे हैं और अगर पेड़ की टहनी हमारे सामने आ जाती है जिसका कि ज़मीन पे कुछ नहीं है, और अगर वो सर के लेवल पे है, तो वो हमारा सिर उससे जाके टकराना नहीं चाहिए, उसकी वार्निंग हमें कैसे मिल पाए? और तो इस तरह से हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स की बात है, या फिर व्हाइट केन जो जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, वो व्हाइट केन हमें सिर्फ़ 1 डेढ़ फीट दूर तक ही हमारे आगे हमें वार्निंग दे पाती है। तो ये वार्निंग थोड़ी-सी पहले थोड़ी जल्दी हमें कैसे मिल जाए? ये 3 मीटर दूर से ही हमें वार्निंग कैसे मिल जाए? या फिर कुछ ऐसी भी बाधाएँ हैं कि जिन पर जाकर के केन जाके टकराए तो उससे खतरा पैदा हो सकता है। जैसे कि अगर कोई बैल खड़ा है रास्ते में, तो आप व्हाइट केन लेकर के अपनी छड़ी लेके जा रहे हैं, अब छड़ी से पहले उसको, आपकी छड़ी अगर उस बैल को लगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा, इसका कोई ऑब्वियसली कोई नोबडी कैन प्रेडिक्ट, मतलब उसको कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि उसका रिएक्शन क्या होगा, और वो खतरनाक रिएक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या कॉन्टैक्टलेस, यानी ऐसा बाधा को पहचान पाना, बिना उसको छुए हुए, बिना उसको उससे टकराए हुए आप बाधा को क्या क्या देख पाते हैं,
तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट केन की अवधारणा या उसको उसको बनाया गया। और इन सब चीजों में पहली बार मैं मानता हूँ कि एक पूरा साइकिल पूरा हुआ हमारे यहाँ इस तरह के थोड़े इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ों की टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को लेकर के, जिसमें आईआईटी और इंडस्ट्री पार्टनर और यूज़र ऑर्गेनाइजेशन सब साथ जुड़ी और कई कई यूज़र ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी, कई सारे फील्ड ट्रायल्स हुए, बहुत बड़े लेवल पे फील्ड ट्रायल्स हुए और यूज़र्स के फीडबैक के बेसिस पर ही यहाँ तक कि उसकी शेप, कलर, ये सब चीज़ें यूज़र्स के फीडबैक के बेसिस पर सारी की सारी तैयार हुई। और क्योंकि इसकी जो टिपिकल शेप है अगर आप देखें तो वो 3 या 4 हमारी ग्रिप्स हैं। जब हम व्हाइट केन यूज़ करते हैं तो 3 या 4 अलग-अलग तरीके से हम लोग उसको पकड़ते हैं केन को। तो वो खड़ी हुई केन भी पकड़ी जा सकती है या वो आगे से आगे थोड़ी, अगर भीड़ वाली जगह है तो हम केन को थोड़ा खड़ा होकर पकड़ते हैं या फिर हम उसको पेंसिल की तरीके से, या फिर हम उसको साइड से पकड़ते हैं या ऊपर से पकड़ते हैं आगे की तरफ जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो। तो ऐसी डिफरेंट ग्रिप्स को को ध्यान में रखते हुए की सारी स्पेसिफिकेशंस और उसकी शेप्स ये हुई और ये स्मार्ट केन फिर हुई, जिसमें ये लगभग 3 मीटर दूर से हमें बाधा की सूचना दे सकता है और बाधा वो कितनी दूर है उसको डिफरेंट वाइब्रेशन पैटर्न से हमें बताता है। और ये चीज़, उसका जो वाइब्रेशन के जो सेंसर्स हैं, जो वो वाइब्रेशन के लिए जो पैदा करते हैं, उनकी डायरेक्शन हमेशा सामने रहे, उसके लिए उसकी डायरेक्शन को सेट करने के लिए भी 2 या 3 उसके अंदर उसकी पोजीशंस दी गई हैं, ताकि आप अगर उसको सामने स्लांटिंग हो केन, जब आप सामने की तरफ से प्रॉपर केन टेक्निक से यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी पोजीशन कुछ और होगी और अगर आप उसको बिल्कुल खड़ा हुआ केन इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें उसकी पोजीशन दूसरी होगी, ताकि वो बिल्कुल आपकी नी हाइट से लेकर हेड हाइट तक की सिचुएशन को कवर कर सके। पर इस अब इन केन्स के, स्मार्ट केन के अलावा एक और अवधारणा हम लोगों ने बनाई है कि वी हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड स्मार्ट किट या मोबिलिटी किट, हम लोगों ने इसकी डेवलप करी है। इसमें थोड़ा सा ये बात के आज की तारीख में सिर्फ व्हाइट केन मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे मेरे पास स्मार्टफोन के अंदर मेरी मोबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारी एप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल दे रही हैं। क्योंकि व्हाइट केन तो मुझे बाधा से बचाएगा, लेकिन मुझे कहाँ जाना है इसकी इंफॉर्मेशन मेरी मोबिलिटी के अंदर मुझे ऐप्स के माध्यम से, तो गूगल मैप्स उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, बट इसके अलावा और कई सारी ऐप्स हैं जो कि मुझे ये भी बताती हैं कि मेरे आसपास इस समय क्या है, मेरे सामने वाली बिल्डिंग कौन सी है, मेरे आसपास कोई कोई शॉप है या कोई मंदिर मेरे लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जिस समय मैं चल रहा हूँ उस समय मुझ तक डिफरेंट ऐप्स मुझ तक पहुँचा सकती हैं। यदि मुझे एक जगह पे बार-बार आना है तो उस जगह पे जा करके मैं उसको अपनी इस मैप्स के अंदर मार्क कर सकता हूँ, उस पोजीशन को नाम दे सकता हूँ ताकि उस जगह पे वापस आने कभी भी वापस आने के लिए मैं उसको कमांड्स दे सकूँ। तो ये ऐप्स की एक मोबिलिटी और ओरिएंटेशन मोबिलिटी के अंदर ऐप्स की एक बहुत बड़ी भूमिका पिछले कुछ सालों में पैदा हो गई है। इसके साथ-साथ हम लोगों ने इसमें क्या क्या एक चीज़ को रियलाइज़ किया कि हमारे पास कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे यू टर्न क्या है या डिफरेंट सिंबल्स कौन से हैं जो यूज़ होते हैं ट्रैफिक के या इन सब चीज़ों के, या किसी को बताना है कि सामने जी वाई जंक्शन आ रहा है, अब उस वाई जंक्शन वाई फोर्क में आपको राइट फोर्क लेना है। अब ये भाषा क्या, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हर दृष्टिबाधित व्यक्ति को समझ में आ रहा है? तो क्योंकि इसमें उन अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जा रहा है, यू टर्न मतलब जिसने नॉर्मल अल्फ़ाबेट इंग्लिश के देखे हैं, उनको तो पता है यू की शेप क्या है, उससे मतलब यू टर्न से है। लेकिन क्या एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को जो कि शुरू से अगर पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है,
उसने अगर नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स नहीं देखे तो क्या उसको ये बात समझ में आ जाएगी? तो उसके लिए हम लोगों ने व्हाइट केन और ये ऐप्स के साथ में एक टैक्टाइल ग्राफिक्स की एक और पुस्तिका भी डेवलप करी है, जिसमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, इनकी शेप्स को समझाया गया है, जो कि एक बेस बनाता है एक अच्छी मोबिलिटी के लिए, कि ये कॉन्सेप्ट्स लोग आसानी से समझ सकें। साथ ही साथ एक बहुत और कॉमन प्रॉब्लम हमें दिखी कि केन का इलास्टिक टूट जाता है या उसकी टिप जल्दी घिस जाती है, तो उसके लिए एक व्हाइट केन रिपेयर किट साथ में और डेवलप करी है, कि जिसके अंदर सिंपल से टूल्स दे रखे हैं। एक लंबी सी तार है जिसके एंड पे एक हुक बना हुआ है, जो आसान कर देती है इलास्टिक को चेंज करना, और एडिशनल टिप्स और उस तरह की चीजें उसमें साथ में जोड़ रखी हैं। तो इन सब चीजों को मिला करके हम लोग, और प्लस इसके साथ पूरी ट्रेनिंग को मिला करके, दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज कंप्लीट मोबिलिटी किट। यानी एक केन या स्मार्ट केन, साथ में एक टैक्टाइल ग्राफिक्स की वो भूमिका, प्लस स्मार्टफोन के वो एप्स, और ये रिपेयर किट, और इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए ट्रेनिंग। इन सब चीज़ों को मिला के ये हमारा एक मोबिलिटी किट एक्चुअली तैयार होता है। और इसके लिए मैं एक्चुअली एनकरेज करूंगा कि जितने भी बच्चों को, जितने भी लोगों को आप इस तरह के किट के साथ अलॉन्ग विद ट्रेनिंग के साथ अगर आप जोड़ना चाहें, तो आप प्लीज़ ज़रूर हम लोगों के साथ संपर्क में आएँ, और हम लोग इस चीज़ को मिल करके साथ में लोगों को इस चीज़ की लेके, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है मोबिलिटी का, और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में लगभग लगभग ये अपनी मृत्यु के कगार पे पहुंचा हुआ है। बहुत कम जगहों पर ठीक तरीके से मोबिलिटी और ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है, और ट्रेनर्स तैयार किए जा रहे हैं इन सब चीज़ों में। और जो भी जहाँ हो भी रहा है वहाँ पर अभी इसके जो नए जो आयाम इसके साथ जुड़ गए हैं, ये ऐप्स वगैरह का यूज़ करके या बाकी चीज़ों को यूज़ करके, उन सब चीज़ों को अभी ट्रेनिंग्स में ज़्यादातर हम लोगों ने देखा कि वो नहीं कर पा रहे। दूसरी एक रियलाइजेशन आपको मैं और भी बताऊं कि स्मार्ट केन के साथ हम लोगों ने बहुत ट्रेनिंग्स करवाई, बहुत लोगों को ट्रेनिंग्स दी हैं, लेकिन इन ट्रेनिंग्स के अंदर जो बात समझ में आई कि ऑब्वियसली स्मार्ट केन वही जना यूज़ कर सकता है जो ढंग से व्हाइट केन यूज़ करना जानता हो। स्मार्ट केन इज एन एड ऑन, वो एक व्हाइट के ऊपर एड ऑन है। लेकिन इन चीज़ों को स्मार्ट केन कुछ जब हम ट्रेनिंग करने के लिए तो भी आवाज नहीं आ रही, देख। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है, नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है सर। तो ये जो मैं बता रहा था कि जब हम लोगों को स्मार्ट केन की ट्रेनिंग देने के लिए जब गए, तो ज़्यादातर उसमें से मैं कहूँगा 90% लोग जिनको कि स्मार्ट केन की ट्रेनिंग दी गई, उनको एक्चुअली व्हाइट केन की ट्रेनिंग और टेक्निक भी पता नहीं थी। तो हमें हमें फिर ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो मामला और ज़्यादा गंभीर है, स्मार्ट केन से सिर्फ सॉल्व नहीं होगा। व्हाइट केन की ट्रेनिंग पहले उससे शुरुआत करनी पड़ेगी, बेसिक मोबिलिटी एंड ट्रेनिंग को ही स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसी के बाद ही स्मार्ट केन का सही उपयोग हो पाएगा और सही लोगों तक फिर नेक्स्ट स्टेज पहुंच पाएगी। एक और चीज़ मैं साथ में जोड़ना चाहूँ कि व्हाइट केन का भी जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके से ये व्हाइट केन्स भी लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ व्हाइट केन की ये रही है कि उसका भी चयन ठीक तरीके से होना ज़रूरी है। एक तो हाइट का, कि भाई हर एक की हाइट अलग है, तो उसके हाइट के हिसाब से उसको व्हाइट केन मिलनी चाहिए। आमतौर पे हमारा बिल्कुल जो चेस्ट है, चेस्ट के वो यहाँ पे जो बिल्कुल डायफ्राम के पास तक, यहाँ तक आप व्हाइट केन की हाइट आनी चाहिए। तो क्या अलग अलग हाइट्स की व्हाइट केन आसानी से उपलब्ध हैं? तो उस चीज़ को भी लेकर के हमने देखा कि वो भी कोई स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। कोई जैसे 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, ये स्टैंडर्ड साइज हैं व्हाइट केन के। इन साइजेस की केन्स ही नहीं उपलब्ध हो पा रही थी। जो ज़्यादातर केन्स आ रही थी, उनका साइज सिर्फ इस बात से निर्भर हो पा रहा था कि भाई उनके पास जो एल्यूमीनियम की पाइप है, उसमें से कितने पाइप वो ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं। उसके बेसिस पे वो चाहे कभी 102 सेंटीमीटर की हो रही है, कभी 12 की हो रही है, कभी 108 की हो रही है। तो कोई स्टैंडर्ड साइज हमारे पास व्हाइट केन का भी
उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो वो सब चीज़ों को भी सक्षम में हम लोगों ने उसको हल करने की कोशिश करी है। तो एक 100, 110, 120 और 40 सेंटीमीटर की एक तो केन्स हम लोगों ने बनवा के उपलब्ध करवाई हैं स्पेसिफिकली। और इसके अलावा साथ में ये भी कि भी चॉइस मिलनी चाहिए, क्योंकि एक वो व्यक्ति जिसको कि गलियों में और सड़कों में घूमना, दूसरा व्यक्ति जिसने एयरपोर्ट्स में घूमना है और दूसरी जगह पे घूमना है, तो उनके केन की रिक्वायरमेंट ही बड़ी अलग है। एक को बड़ी स्ट्रॉन्ग केन चाहिए, एक को बड़ी हल्की केन चाहिए, ताकि वो उतना भारी उसको लेके ना घूमना पड़े। लेकिन हल्की केन लेकर के कोई जना अगर बिल्कुल गलियों में निकल पड़े तो उसका तो एक दिन के अंदर ही केन टूट जाएगी, क्योंकि किसी न किसी चीज़ के अंदर फँस के या किसी चीज़ करके वो नुकसान होगा। तो उस तरीके से अलग-अलग जगहों से केन्स के व्हाइट केन के भी प्रकार मेरे ख्याल से दिस इज़ सम को कि अगेन हमें एक नए लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है। जिसको जैसे चीज़ की ज़रूरत है, वो वाली चीज़ हम लोग उपलब्ध कराएँ। और उसके लिए हम लोग अगेन आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। हम लोग ये सब चीज़ें आपको आपके पास करवाने को भी तैयार हैं। तो ये सब चीज़ें आज की तारीख में हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं। ये सब कॉन्सेप्ट्स जो पहले हिंदुस्तान में नहीं थे, अलग-अलग साइज़ेज़ की केन मिल पाना या अलग-अलग स्ट्रेंथ्स की केन मिल पाना, तो ये सब चीज़ें अब आज की तारीख में हम लोग उपलब्ध करवा पा रहे हैं हमारे अपने देश में। अगला मैं सेक्शन इसमें ले रहा हूँ, या अगले सेक्शन पे जाने से पहले कोई बीच-बीच में हम लोग कुछ प्रश्न भी लेते जाएँ क्या, अगर कुछ प्रश्न है बीच में तो? ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटीज़ के टेक्नोलॉजी को लेकर के अगर कोई प्रश्न है तो इस समय लिए जा सकते हैं। प्रश्न है। नागेश? हेलो हेलो बताएँ। जी बताइए मैम। जी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हो सर? हाँ, आवाज़ सुन पा रहे हैं आपकी। जी सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर कि इसके लिए हमको एजुकेशन पे डिपेंड होना पड़ेगा कि कितना हम साक्षर है, कितना पढ़े लिखे हैं, क्या ये आवश्यक है इसके लिए? इस छड़ी की जो अगर आपको स्मार्टफ़ोन यूज़ करना है तो उसके लिए तो कुछ साक्षर होना पड़ेगा, लेकिन अगर स्मार्टफ़ोन को छोड़ करके बाकी जो चीज़ों की बात है, स्मार्ट कैन यूज़ करना और ये सब करना, उसके लिए साक्षरता की कोई आवश्यकता नहीं है। वो चीज़ सीखी जा सकती है बिना साक्षर हुए भी। जी सर, ग्रामीण परिवेश में ये छड़ी यूज करने में बहुत सारे लोगों को समस्या आती है, तो इसके लिए क्या उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी? बिल्कुल, ये क्योंकि स्मार्ट केन की अगर ठीक ट्रेनिंग नहीं होगी तो उसके जो उसका जो इस्तेमाल है वो नहीं हो पाएगा ठीक से। मैंने कई जगहों पे मेरे पास बहुत सारे इस तरह के केसेस सामने आए कि जहाँ पर कि उसकी डायरेक्शन ही सामने रखनी है, उतनी ही बात लोगों तक नहीं पहुँची। तो वो साइडवेज़ रख कर के वो अलग सी किस्म की वाइब्रेशन उनके पास आ रही है, उसका मुँह ही साइड की तरफ है। या फिर उसकी जो हाइट एडजस्टमेंट की मैं बात कर रहा था, कि हमें उसको एडजस्ट करना है, अगर हमने स्लैंटिंग है तो उसको किस पोज़ीशन में रखना है उनके सेंसर्स को। वो सब जो बातें अगर लोगों तक नहीं पहुँचेंगी तो जो वाइब्रेशन उनके पास आएगा, वो वाइब्रेशन ठीक सूचना उनको नहीं दे पाएगा। और बहुत तेज़ी से अगर वो वाइब्रेट कर रहा है या कम वाइब्रेट कर रहा है तो उसका क्या मतलब है? ये सब कुछ ज़्यादा बड़ी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो सफ़ेद व्हाइट केन अगर वो चलाना जानता है, उसके थ्री यूज़ करना जानता है, तो उसके लिए मुश्किल से आधा घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। उसको उतनी भी अगर स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दी जाए, तो उनको एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि इसका प्रयोग कहाँ है, उसकी लिमिटेशन कहाँ है। क्योंकि कई बार देखा मैंने कि लोगों को या तो ओवर एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि नाम स्मार्ट केन है, लोगों को लगता है ये तो आ गया कोई कोई गाय या कुत्ता आएगा, तो वो भी बताएगा कि गाय-कुत्ता क्या है। या फिर ये अगर कोई गड्ढा आएगा तो उसको बताएगा, तो ये हमारे को कन्वे करना ज़रूरी है कि स्मार्ट केन आपको सीढ़ी उतरना है या आगे गड्ढा है, ये चीज़ बता नहीं रहा। ये चीज़ आपको जो नॉर्मल जो व्हाइट केन से जैसे हम डिटेक्ट कर रहे हैं, ये उसी से ही डिटेक्ट करना है। तो ये कुछ लोगों को मैंने देखा कि भाई स्मार्ट केन हो गई तो वो नीचे अपनी टैपिंग ही करनी छोड़ दी उन्होंने। व्हाइट केन को की तरीके से जो उसका पूरा टेक्नीक है, उसको अगर आप यूज़ करना छोड़ देंगे तो स्मार्ट केन तो आपको ये उल्टा खतरनाक हो जाएगी। जी, जी, यही मेरा पूछना भी यही था सर। तो ये ट्रेनिंग का सही ट्रेनिंग लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसका सही स्मार्ट केन के साथ उसका ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। व अगर ये पूरा ज्ञान के साथ नहीं पहुँचेगा तो लोगों को इसका
यूसेज समझ में नहीं आएगा और उनको लगेगा कि शायद ये किसी काम की नहीं। सर इसी के साथ में जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि अभी तक भी दूर दराज तक सर ये केन पहुंच नहीं पाई है सर, तो इसके लिए शासन द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? शासन में तो एक्चुअली इस केन को काफी वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया है एडिप स्कीम के अंदर, क्योंकि इसकी उपलब्धता हो चुकी है। मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द डिवाइसेस जिसका कि बहुत वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मेरे पास जो इसके नंबर्स हैं मुझे मालूम है कि ऑलमोस्ट 1,10,000 1,20,000 स्मार्ट केन हिंदुस्तान भर में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं यस सर। लोगों के पास में। पर हाँ, मतलब एडिप स्कीम के अंदर ये चीज और इसको उनके उसके माध्यम से भी आप इसको उपलब्ध करवा सकते हैं यूजर्स के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत धन्यवाद सर आपको सर। स्मार्ट डिफरेंस क्या है, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज होती है स्मार्ट केन में, आप बता? हाँ, तो व्हाइट केन के ऊपर ही स्मार्ट केन का ये जो हैंडल है वो उसी के ऊपर व्हाइट केन के ऊपर ही लगता है। तो इट इज एन एडिशन टू व्हाइट केन। तो जैसे व्हाइट केन से हम लोग जब चलते हैं तो कोई भी चीज हमारे 1-1.5 फुट के दायरे में अगर आती है तो वो पहले व्हाइट केन उसको डिटेक्ट कर लेती है, उससे टकराती है, या अगर कोई गड्ढा है तो गड्ढे में जाके हमें गड्ढे में वो व्हाइट केन का जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि वहां पे समतल नहीं है भूमि और उसमें कुछ ना कुछ या तो उतराव है, चढ़ाव है। तो ये सब चीजें व्हाइट केन से पता लगती हैं। पर स्मार्ट केन में बेसिकली ऐड हो जाती है एक नया डायमेंशन के, क्योंकि व्हाइट केन ये समझिए कि वेस्ट से नीचे, कमर से नीचे का जो बाधा है सिर्फ उसी को डिटेक्ट कर पाएगी। यदि इस रास्ते में अगर कोई ट्रक खड़ा है तो वो व्हाइट केन उस ट्रक के नीचे चली जाएगी, क्योंकि उसका चेसिस इतना ऊंचा है कि व्हाइट केन जब तक व्हाइट केन जितनी उस चेसिस के नीचे चली जाती है और हमारी बॉडी, हमारा सर जाके सीधा ट्रक पे एक्चुअली जाके टकरा सकता है। तो उसकी उस कमी को दूर करने के लिए स्मार्ट केन मेनली उसके ऊपर हैंडल लगाया गया कि अगर नी हाइट से लेकर हेड हाइट तक, आपके घुटनों से लेकर के सर तक भी अगर कोई बाधा सामने है तो वो स्मार्ट केन उस जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। और वाइब्रेशन के कई पैटर्न्स हैं, 4 पैटर्न्स हैं कि वो बाधा कितनी दूर है उसके हिसाब से वो वाइब्रेशन के पैटर्न्स मिलते हैं और उसको बताते हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिकली व्हाइट केन और स्मार्ट केन। तो वो कॉन्टैक्टलेस, बिना कॉन्टैक्ट के बाधा के बारे में बताना और लगभग 3 मीटर दूर से बाधा के बारे में जानकारी दे देना, और कमर घुटने की हाइट से लेकर के हेड हाइट तक अगर कोई भी बाधा है तो उसकी जानकारी देना। तो ये 2-3 चीजें मुख्य बिंदु हैं जो स्मार्ट केन व्हाइट केन के ऊपर ऐड करती है। उसको रिप्लेस नहीं करती हैं, उसके ऊपर ऐड करती है। ये बहुत जरूरी है बात समझ। तो आगे चलें। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं पूछना चाहती हूँ, ये तो बहुत महंगी होगी ना सर? नहीं, इसकी कीमत देखें लगभग उस हिसाब से व्हाइट केन की कीमत के हिसाब से तो डेफिनेटली बहुत महंगी है। लगभग 3,000 साढ़े 3,000 या 3,600 के आसपास की इसकी कीमत है। लेकिन ये एडिप स्कीम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ज़्यादातर यूजर्स को। और दूसरी बात ये कि प्रयास जो क्योंकि अब इसमें टेक्नोलॉजी ऐड हुई है तो उस वजह से उसकी कॉस्ट भी ऐड होगी। पर हाँ, आपको ये बात ज़रूर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि इसी फंक्शनैलिटी को जब हिंदुस्तान में जब इसको नहीं बनाया गया था तो ये सेम फंक्शनैलिटी वाली केन की कीमत लगभग 80,000 रुपए थी। उसको हम लोगों ने जब हिंदुस्तान में बनाया तो उसकी कीमत को हम 3,600 तक लेकर के आए। उस लिहाज से इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप उसको व्हाइट केन की कीमत से अगर उसको कंपेयर करेंगे, भाई 100 रुपए की व्हाइट केन है या 200 रुपए की व्हाइट केन है, तो हाँ, उससे तो कई गुना ज़्यादा स्मार्ट केन की कीमत है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। प्लीज मुझे मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा, सभी प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा अपने प्रश्न की श्रृंखला को थोड़ा रोक के रखें। आदरणीय सर का उद्बोधन आसान नहीं होता, सर की विशेषज्ञता को आने दीजिए। प्रश्न को हम लोग बाद में ले लेंगे। व्हाइट केन से संबंधित आपका प्रश्न और स्मार्ट केन से संबंधित प्रश्न सब निरुत्तर होगा, आप निश्चिंत रहें। सर को कंटिन्यू करने दें। आदरणीय सर प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो आगे प्रश्न और बाद में लेते हैं सर।
तो अब इस पे हम लोग नए ओरिएंटेशन मोबिलिटी के आगे हम लोग जा रहे हैं। तो एक जो अवधारणा जिस चीज़ को हम लोगों को समझना आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है आज से 20-30 साल पहले दृष्टिबाधित लोगों की एजुकेशन को लेकर के, और वो सबसे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, हालांकि उसको मैं जनरली जोड़ता हूँ कि आज से 200 साल पहले एक रेवोल्यूशन आया ब्रेल के आने से। ब्रेल जब आई उसने एक हमारे लिए शिक्षा के बिल्कुल नए आयाम दिए, एक नए तरीके से हमारे को लिखाई पढ़ाई से जोड़ दिया उसने। अब आज से और ब्रेल हम सब लोग जानते हैं एक स्क्रिप्ट है, एक लिपि है, वो भाषा नहीं है, लिपि है। हम अपनी किसी भी भाषा को ब्रेल लिपि में लिख सकते हैं। अब इसी के साथ साथ जो जो 20-30 साल पहले जो परिवर्तन आया, वो क्या परिवर्तन आया कि टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस को यूज करके एक दृष्टिबाधित व्यक्ति भी इस काम में सक्षम हो गया कि वो मेन स्ट्रीम स्क्रिप्ट यानी वो लिपि जो कि बाकी सारी दुनिया यूज कर रही है, उस लिपि में भी हम लोग लिखने और पढ़ने में सक्षम हो गए। तो ब्रेल तो हमारे पास है ही, वो हमारी अपनी लिपि है, लेकिन देवनागरी लिपि जो हिंदी के लिए यूज हो रही है या जो रोमन स्क्रिप्ट यूज हो रही है अंग्रेजी लिखने के लिए, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति भी देवनागरी लिपि में, ब्रेल के साथ साथ देवनागरी लिपि में भी अब लिख पढ़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया जिसका कि बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन हुआ हमारी कि हमारे शिक्षा के अवसर, हमारे रोजगार के अवसर, हमारी डेली लिविंग के जो चीजें हैं, बैंकिंग कह लीजिए, कोई शॉपिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, बहुत सारी चीजों में इस परिवर्तन का मेजर इम्पैक्ट आया। और वो इम्पैक्ट आप सबसे आसान तरीका देखने का क्या है कि कौन सी जॉब्स में पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस को रिजर्वेशन मिलता है, हमारे आरक्षण कौन कौन से जॉब्स में है। ये चीज सन 2000 के स्टार्टिंग में बड़ी तेजी से इसमें बहुत बड़े परिवर्तन आए। उससे पहले हमारे सारे वो जॉब्स थे जिसमें रिटन कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं थी, ज्यादातर ओरल कम्युनिकेशन की जॉब्स को पहले आइडेंटिफाई किया जाता था, जैसे टेलीफोन ऑपरेटर हो गया या रेलवे अनाउंसर हो गया, चेयर क्लीनिंग हो गया। अब ऐसे से इस तरह की ज्यादातर जॉब्स में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आरक्षण दिया जाता था। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब हम उसी लिपि में लिखने पढ़ने लगे, तो जिन जॉब्स में रिटन कम्युनिकेशन की जरूरत थी, यानी मुझे अपने बॉस को या अपने क्लाइंट्स को चिट्ठियां लिखनी है और उनकी लिखी हुई चिट्ठियां पढ़नी है, ये वाली रिक्वायरमेंट वाली जॉब्स को भी फिर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण में उनको जगह मिलनी शुरू हो गई। अब ये चीज जो आरक्षण तो मिलना शुरू हो गया, लेकिन क्या इस चीज को हमारे शिक्षा में हम लोगों ने अभी अपनाया? क्या हम सही टाइम पर ये वाली जो स्किल है कि हम मेन स्ट्रीम लिपि में यानी देवनागरी लिपि में भी दृष्टिबाधित बच्चों को लिखने और पढ़ने की क्षमता दें ठीक उम्र में, क्योंकि अगर बहुत देर हो गई तो उसके बाद फिर वो क्षमता देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए जो मेन चीजें जिन्होंने ये द्वार हमारे लिए खोले, उनके अंदर हमारे पास जो चीजें आई हैं, वो सबसे पहले तो कंप्यूटर्स, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कंप्यूटर जिसमें एनवीडीए स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हम लोग उसके साथ में रिकमेंड करते हैं क्योंकि उसकी अफोर्डेबिलिटी और भारतीय भाषाओं के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी। आज की तारीख में ये जितने भी डिवाइसेस मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको यूज करके हम किसी भी डिजिटल टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को आंख से लार्ज प्रिंट में या कानों से सुन के या उंगलियों से ब्रेल में सीधा सीधा कन्वर्ट करके रियल टाइम में पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ऐसी ये टेक्नोलॉजीज को हम आज की तारीख में कम से कम 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करवा चुके। तो ये अगर कंप्यूटर है और उसको उसके ऊपर जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है, अगर आप इंडो एनवीडीए जैसे सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर पे लगाते हैं, या फिर जो स्मार्टफोन है उसके ऊपर जो टॉकबैक नाम का स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है उसके साथ भी, या फिर हमारा जो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले है, और हमारे पास एक डेजी प्लेयर है।
ये 3-4 मेन टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें किसी भी मेन स्ट्रीम स्क्रिप्ट में लिखी हुई डिजिटल टेक्स्ट को पढ़ने में सक्षम कर पाती हैं, और पढ़ना भी कैसा कि यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उस डिजिटल टेक्स्ट को बदल देता है रियल टाइम में। यानी एक बार जो डिजिटल टेक्स्ट क्रिएट हुआ, यदि मुझे उसको ब्रेल में पढ़ना है तो मैं उसको इस रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले के ऊपर सीधा सीधा ब्रेल में पढ़ना शुरू कर सकता हूं उसी समय। उसके लिए मुझे किसी और दूसरे को उसको कन्वर्ट करके और डालने की आवश्यकता नहीं है। वो ही डिजिटल टेक्स्ट अगर मैं रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले में डाल दूंगा तो उसको मैं ब्रेल में पढ़ लूंगा। वही रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले अगर वही अगर डिजिटल टेक्स्ट में डेजी प्लेयर पे डाल लूंगा तो उसको सुनना शुरू कर सकता हूँ ऑडियो बुक की तरीके से। उसी डिजिटल टेक्स्ट को अगर मैं कंप्यूटर या स्मार्टफोन पे डाल देता हूं तो उसको मैं लार्ज प्रिंट में भी देख सकता हूं और उसको सुन भी सकता हूं, और इसी स्मार्टफोन और कंप्यूटर के साथ रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले जोड़ के उसको ब्रेल में भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3-4 बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको कि जिनका प्रयोग मेरे ख्याल से पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर दे रहा है कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने की उसकी इन सब चीज़ों में एक जो बहुत बड़ी जरूरत, ये चीज़ें उपलब्ध तो आज से 30 साल पहले हो गई थी, लेकिन अब जो 2018 से जो परिवर्तन इन चीज़ों में आया वो ये आया कि ये चीज़ें अफोर्डेबल हो पाई हैं, यानी उनकी कॉस्ट कम हुई है, बहुत कम, पहले से बहुत कम कॉस्ट पे ये चीज़ें आ गई हैं। और दूसरी जो चीज़ इसमें आई कि वो भारतीय भाषाओं के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी आ गई। रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले का उदाहरण अगर मैं दूं तो वो सन 2018 से पहले रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले 1.5 लाख से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए की कॉस्ट में आपको रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले या नोट टेकर्स मिला करते थे। आज की तारीख में ये रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले जिसमें कि नोट टेकिंग, जिसमें राइटिंग फैसिलिटी भी है, मैं ब्रेल में लिख भी सकता हूँ और ब्रेल में पढ़ भी सकता हूँ, ऐसे डिवाइसेस की कीमत 35,000 रुपए तक पहुंच गई। ऐसे ही अगर मैं लैपटॉप विद स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की बात करूं तो जब पहला कंप्यूटर, बल्कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो मैंने देखा था सन 1994 में, उसकी कीमत आप आज की कीमत के हिसाब से या आज के पैसों में अगर आप उस चीज की कीमत की अगर आंकें तो लगभग उसकी कीमत ऑलमोस्ट 20 लाख या 22 लाख रुपए के आसपास की थी। मतलब आज की तारीख से बता रहा हूँ, उस समय में वो लगभग 1-1.5 लाख रुपए का कंप्यूटर था, लेकिन वो 94 का 1-1.5 लाख रुपया आज के लगभग 22 लाख रुपए के बराबर है। तो अगर उस रुपए की कीमत की अगर हम बात करें तो वही लैपटॉप आज की तारीख में, बीच में तो खैर 16-17 हज़ार रुपए में आ गया था, लेकिन अभी आजकल फिर उसके दाम बढ़े हुए हैं, तो लैपटॉप विद स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर भी लगभग 28 से 30 हज़ार रुपए में आज की तारीख में उपलब्ध है। ये स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और सब कुछ की कॉस्ट मिला के ये वाली कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। साथ में हाँ, तो इनकी जो कॉस्ट, एक तो इनकी कॉस्ट, साथ के साथ में डेजी प्लेयर्स भी पहले मतलब आज से 3-4 साल पहले ही इनकी कीमत कम आई। उससे पहले ये जो डेजी प्लेयर्स थे ये 20-30 हज़ार रुपए से कम के नहीं होते थे। आज की तारीख में 7-8 हज़ार रुपए से लेकर 11 हज़ार रुपए तक में ऐसे डेजी प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि इंटरनेट एनेबल्ड हैं, यानी वो किताबों के साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी जो इसका जो, ये तो अभी मैं डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का जो मेन जो सबसे बड़ा जो काम है, जो उसकी सबसे बड़ा जादू है, वो इसके आगे और आपको अभी बताता हूँ। तो ये थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह भी यहाँ पे दिखाई हुई हैं कि रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले हम किसको कह रहे हैं, ऑर्बिट ब्रेल डिस्प्ले या ब्रेलमी ब्रेल डिस्प्लेस वगैरह के हैं कुछ शक्लें आप देख सकते हैं इनमें। हमारे ट्रेडिशनल ब्रेल रीडिंग राइटिंग डिवाइसेस भी हमारे पास में हैं ही, वो सब भी अभी आजकल की डेट में भी उनकी रेलेवेंस है, उनकी उपलब्धता है, चाहे वो पॉकेट फ्रेम्स हैं, ब्रेल राइटिंग फ्रेम्स हैं, टेलर फ्रेम हैं, अपराइट
अपराइटर भी करके एक नया डिवाइस आया है, क्योंकि मैथ्स वगैरह जब हम करते हैं तो हम लोग उर्दू लिखते हैं और हिंदी पढ़ते हैं, जब नॉर्मली जब हम ब्रेल स्लेट से लिखते हैं। उस चीज को दूर करने के लिए एक ब्रेल राइटिंग इक्विपमेंट आया है, सिंपल सा, स्टाइलस से ही लिखना पड़ता है, लेकिन उसमें अपराइट यानी ऊपर की तरफ वो निकल के आएगा। आप उसकी एक लाइन आगे बढ़ाएंगे तो जिस तरीके से आप लिख रहे हैं उसी तरीके से आप उसको साथ के साथ, जैसे टेलर में आ जाता है, ऐसी एक सिंपल सा इक्विपमेंट है। 600 650 रुपए कुल उसकी कीमत है, जिसमें आप मैथ्स वगैरह की चीजें अगर आपको लिखनी है तो सेम डायरेक्शन में जिस तरफ आप लिख रहे हैं उसी समय वो उसी तरफ को वो उभर के ब्रेल के अक्षर सामने आएंगे। तो ये वो E10 डेजी प्लेयर का भी फोटोग्राफ यहाँ पे है, जो कि काफी अच्छा, काफी इसमें फैसिलिटीज हैं। जैसे मैंने बताया कि ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इसमें आप वर्ड फाइल्स, डिजिटल फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, इस तरह तरह की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको इसमें सुन सकते हैं। इसमें खैर और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे इंटरनेट रेडियो, पॉडकास्ट और ये सब चीजें भी जुड़ी हैं। पर ये अलार्म क्लॉक भी है, ये टॉकिंग कंपास भी है, टॉकिंग कैलकुलेटर भी है। ये सारी की सारी चीजें इस E10 के अंदर, और ये वॉइस रिकॉर्डर भी है, ये रिकॉर्डिंग का भी काम करता है, ये FM रेडियो भी है। तो वो सब सुविधाएं इसी एक सिंगल प्लेयर में उपलब्ध हो पाती हैं। ये जो पार्ट है सुगम्य पुस्तकालय का, ये एक नया पार्ट है जो कि जो इन डिवाइसेस को एक नई, पूरी उनके अंदर एक नई डेफिनेशन या नई डायरेक्शन उनको दे देता है। वो ऐसे कि ये जितने भी डिवाइसेस मैंने बोला, ये सारे के सारे डिवाइसेस डायरेक्टली, यानी डेजी प्लेयर जो हमारा जो इंटरनेट वाला E10, और कंप्यूटर, स्मार्टफोन, और इन्हीं कंप्यूटर स्मार्टफोन के साथ ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, यानी ये चारों डिवाइसेस डायरेक्टली सुगम्य पुस्तकालय और बुक शेयर पे जुड़े हुए हैं। और इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि इन लाइब्रेरीज के ऊपर आज की तारीख में हमारे पास जो टोटल जो जो पुस्तकें जो हमारे पास उपलब्ध हैं इस इन लाइब्रेरीज के ऊपर, अगर हम उसको सबको मिला लें, बुक शेयर और सुगम्य पुस्तकालय और उन सब चीज़ों को, और जो ABC ग्लोबल बुक सर्विस, कुछ इंटरनेशनल लाइब्रेरीज हैं, उनके अगर सारे हम टाइटल्स को मिला लें जो इस समय सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से और बुकशेयर के माध्यम से डिवाइसेस पे डायरेक्टली डिलीवर हो रहा है कंटेंट, उसकी संख्या लगभग 10 से 15 लाख किताबों की है। लगभग 15 लाख किताबें डायरेक्टली डिवाइसेस पर डिलीवर की जा सकती हैं। ये किताबों की मतलब, इसका मैं जैसे क्या उदाहरण दे रहा हूँ कि E10 प्लेयर अगर मेरे पास में है, या एक स्मार्टफोन, एंड्रॉयड का स्मार्टफोन अगर मेरे पास में है, तो मैं सीधा इन लाइब्रेरीज के ऊपर डायरेक्टली किताबों को सर्च करके, डाउनलोड करके उनके ऊपर पढ़ना शुरू कर सकता हूँ। यानी मेरी जेब में अगर फोन है तो मेरी जेब में 15 लाख रुपए की लाइब्रेरी रखी हुई। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। ये एक रेवोल्यूशनरी परिवर्तन, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तरह तरह की किताबें, तरह तरह विषयों की किताबें इस समय यहाँ पर उपलब्ध हैं। और प्रयास यही है कि हम सब लोग मिलकर के सुगम्य पुस्तकालय में, क्योंकि हर देश के ये एक हमारी कॉमन रिपोजिटरी है, ये एक कॉमन लाइब्रेरी है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की लाइब्रेरी नहीं है। इसमें ये हमारी साझी संपत्ति है। जितने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, हम जो भी कुछ किताबें एक्सेसिबल फॉर्मेट में बना रहे हैं, वो सारी किताबें हम इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा रहे हैं। और यूजर के पास ये चॉइस है, ये नहीं है कि वो अगर RSVI का मेंबर है तो उसको सिर्फ RSVI की किताबें मिलेंगी। वो यूजर, RSVI का यूजर जब सुगम्य पुस्तकालय पर जुड़ता है तो वो देश के हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर लाइब्रेरी के द्वारा बनाई हुई किताबों में से कोई भी किताब डाउनलोड करके और पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चेंज और टूल हमारे पास आया। कंटेंट हमारे पास डेवलप हुआ, वो सुगम्य पुस्तकालय पे गया। सुगम्य पुस्तकालय सीधा सीधा कंटेंट डिलीवर कर रहा है इन डिवाइसेस के ऊपर, और ये डिवाइसेस के पास, ये चार जो डिवाइसेस हैं, इनके पास ये क्षमता है कि वो हमारी भारतीय भाषाओं में या अंग्रेजी में उस कंटेंट को ब्रेल, लार्ज प्रिंट या ऑडियो, इनमें से किसी भी मीडियम में डिलीवर कर सकते हैं।
अब पढ़ाई लिखाई के बाद दूसरी एक और चीज़ पे आते हैं जिसमें है, अब सिर्फ सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं है, खेल कूद भी है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या कुछ नया आ रहा है या क्या कुछ हमारे पास अभी उपलब्ध है? चेस तो मेरे ख्याल से काफ़ी सालों से हम लोग जान रहे हैं, लेकिन चेस में भी क्या हुआ कि एक हमारे यहाँ फेडरेशन है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड। ये संस्था हमारे यहाँ पे ब्लाइंड बच्चों को प्रिपेयर करती है इंटरनेशनल लेवल पे चेस के हिसाब से। उन्होंने ही अपना एक स्पेसिफिक चेस बोर्ड भी बनाया है, एक पूरा चेस किट अवेलेबल कराया है, जिसमें चेस के बारे में किताबें, चेस के बारे में उसका जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चेस खेला जाता है, उसके जो मानक हैं, उसके हिसाब से उन्होंने अपना चेस का बोर्ड प्रिपेयर किया है। और वो जो भी लोग इस चेस बोर्ड को, इस चेस किट को लेते हैं, उसको वो AICFB के साथ उनको जोड़ा जा सकता है, उनकी मेंबरशिप उनको दी जाती है और प्रतिभावान लोगों को, चेस के जो प्रतिभावान लोग हैं, उनको खास तौर की अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। चेस सिर्फ एक गेम नहीं है, वो अगर आप ये चेस को इंट्रोड्यूस कराएंगे छोटे बच्चों को, तो उनकी मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है, उनकी लॉजिकल थिंकिंग, उनकी स्मरण शक्ति, इन सब चीज़ों में बहुत वृद्धि होती है। ये चीज़ को रिसर्च के माध्यम से प्रूव किया गया हुआ, और यही एकमात्र ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति मेन स्ट्रीम चेस के अंदर भी टीम के अंदर जाकर के खेल सकता है। ये आप सोच के देखें कितनी बड़ी बात है। जो क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड है, वो ब्लाइंड अगर खेल रहा है तो वो ब्लाइंड पर्सन ही उसी स्पेशल टीम में ही खेलेगा। वो विराट कोहली की कैप्टनसी में जाकर के ब्लाइंड व्यक्ति नहीं खेल सकता है क्रिकेट आज के दिन। लेकिन चेस में जो हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम चेस टीम है, उसमें भी ब्लाइंड पर्सन्स एक्चुअली मेंबर्स उसके बन के और टीम का हिस्सा बन के चेस के टूर्नामेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि बहुत अंडररेटेड है। मेरे ख्याल से क्रिकेट से बहुत बुरी तरीके से दबा हुआ है। लगभग 150 कंट्रीज देश के विश्व के चेस खेलते हैं। उसके अंदर आज की तारीख में AICFB के प्रयासों से ये चेस में हमारी भूमिका, देश की भूमिका, लगभग हम लोग फर्स्ट 20 आउट ऑफ या फर्स्ट 10 में लगभग हम लोग इसमें आ चुके हैं। बहुत प्रगति इसमें पिछले सालों में हुई है, और मैं बल्कि ये आपको एनकरेज करूंगा कि एक अगर YouTube पे जाएं तो एल्गोरिदम नाम की एक फिल्म है, एक मूवी है, 1 घंटे की पिक्चर है, एल्गोरिदम के नाम से। उसको एक बार जरूर देखें। रियल हीरोज, रियल लाइफ टाइम हीरोज, उसमें कोई एक्टर्स ने काम नहीं किया है, जो एक्चुअली जिन्होंने ब्लाइंड पर्सन्स ने जिन्होंने चेस खेला और उसको किस तरीके से बढ़ाया गया, उसकी कहानी को, उसके इस रेवोल्यूशन को उस फिल्म में दर्शाया गया है। एक इंटरनेशनल टीम ने आकर के वो फिल्म तैयार करी है, जरूर उसको देख करके एक बार कोशिश कीजिएगा। एल्गोरिदम नाम की इस फिल्म को देखें। छोटी मोटी चीजें, स्नेक्स एंड लैडर्स, मतलब जो सांप सीढ़ी, या उसके अलावा जो स्क्रैबल, लूडो, ये सब बोर्ड गेम्स वगैरह कई सारे सब टेक्टाइल फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। एक और जो नई चीज हमारे यहाँ जो आई है, जिसके पिक्चर यहाँ पे देखी हुई है, क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड, तो खैर आई थिंक बहुत लोगों को पता ही होगा। उसको भी पूरे देश में सारी टीम्स बना करके उसके भी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, और पूरे टूर्नामेंट्स होते हैं। उसी तरीके से फुटबॉल फॉर द ब्लाइंड अलग से एक पूरी की पूरी इसकी एक इंटरनेशनल लेवल पे ये स्पोर्ट खेला जाता है। उसको भी हिंदुस्तान में बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह की फुटबॉल से इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है, उसी तरह की साउंड वाली फुटबॉल आज उपलब्ध हो चुकी है। ये पिछले 6 महीने पहले ही ये नया फुटबॉल हमारे यहाँ पे आया है। पहले इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी, ये बाहर से मंगवाना पड़ता था। इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए जो साउंड वाला फुटबॉल, उसकी कीमत काफ़ी होती थी। लगभग 6-7 हज़ार रुपये मेरे ख्याल में उसकी कीमत होती थी, या 10,000 से भी ज़्यादा की कीमत होती थी। आज अगेन ये वाली यही सेम इंटरनेशनल लेवल की फुटबॉल साउंड बॉल
उपलब्ध हो चुकी है हमारे देश में। हमारे यहाँ ही लुधियाना में अब इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया है और लगभग 1,000-1,200 रुपये में, 1,300 रुपये में इसकी ये बॉल अब अवेलेबल है। तो इन चीज़ों को ज़रूर देखें और देखें कि कैसे आप इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज़ अगेन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मूवीज़ के ऊपर मूवीज़ को कैसे एक्सेसिबल किया जा सकता है, उस पर सक्षम ने काफ़ी काम किया लोगों के साथ, काफ़ी प्रोड्यूसर्स के, फिल्म प्रोड्यूसर्स और काफ़ी लोगों के साथ मिल करके। और ये कई सारी मूवीज अवेलेबल हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे। अगर आप जाएं तो वहाँ आप तो खैर बहुत सारी उनकी ओरिजिनल जो चीज़ें वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ आती हैं, पर हमारे पास भी लगभग 40 से ज़्यादा फिल्म्स अवेलेबल हैं। उनमें से कोई फिल्म्स अगर आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहें, उनको दिखाना चाहें, उनको आप कभी भी ले सकते हैं। ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में या ज़ीरो कॉस्ट में अवेलेबल हैं। सुगम्य पुस्तकालय पे इसकी ऑडियो ट्रैक्स भी अवेलेबल हैं उन सारी फिल्म्स के। आप किसी को भी डाउनलोड करके कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति उनको सुन सकता है। तो इसमें ऑडियो डिस्क्राइब मूवी में जो पोर्शंस, जो डायलॉग जहाँ पे नहीं होता, उन पोर्शंस को डिस्क्राइब करके उनका ऑडियो ट्रैक इसमें डाल दिया जाता है। लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी मूवीज़ बने उन सब में ऑडियो डिस्क्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आए। उसके ऊपर काफ़ी एडवोकेसी और पॉलिसी के ऊपर काम चल रहा है। नेटफ्लिक्स वाली जगहों पे जैसे ऑलरेडी इन सब चीज़ों के ऊपर आना शुरू हो गया है, पर बाकी जगहों पे भी, थिएटर में भी इसकी अवेलेबिलिटी हो, इसके ऊपर काम चल रहा है। पर अगर आपने ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज़ नहीं देखी हैं तो आई वुड एनकरेज कि आप ज़रूर इनको आकर के लें और उसको देखें। सक्षम पे आएँ, सेक्टेक पे आएँ। इसी तरीके से डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में अगर हम बात करें तो इसमें एक कैटेगरी बहुत बढ़िया सी इसमें है लेबलिंग सॉल्यूशंस, क्योंकि कौन चीज़ों को, इनएक्सेसिबल चीज़ों को एक्सेसिबल बनाने के लिए हम उस पे कई तरह के टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं उनको लेबल करने के लिए। उसमें एक सोनिक लेबलर एक इक्विपमेंट है जिसको डिस्क्राइब मैं कर सकता हूँ कि ये ऑडियो लेबल्स क्रिएट कर देता है। आप कागज़ के लेबल्स फाइलों पे, डब्बों पे, कहीं पर भी लगाएं और उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग में उसका लेबल रिकॉर्ड हो जाता है इस डिवाइस के ऊपर, सोनिक लेबलर के ऊपर। और आप जब भी फिर उस लेबल पे, कागज़ के लेबल पे जैसे ही उस डिवाइस को टच करते हैं तो वो क्या चीज़ उस पर रिकॉर्डेड, उससे एसोसिएटेड जो भी रिकॉर्डिंग है उसको प्ले कर देता है। जैसे चीनी के डब्बे पे आपने लिख दिया कि मतलब उसमें रिकॉर्डिंग कर दी कि ये चीनी है, और नमक है के डब्बा है तो उसको आपको, या दालों के अलग अलग डब्बे रखे हैं तो उन पे आप इस तरह के लेबल्स लगा के इनको जब भी आप टच करेंगे तो वो उसको फिर अनाउंस कर देगा कि ये कौन सी दाल है इसके अंदर, या ये चीनी है, या क्या है। यही इसी के वॉशेबल लेबल्स भी आते हैं, यानी आप इनको कपड़ों पर भी जैसे बटन को टाँका जाता है उसी तरीके से धागे से इनके वॉशेबल लेबल्स को कपड़ों पे लगाया जा सकता है। जैसे कॉलर के नीचे लगा दिया ताकि सामने ना भी दिखे, और उन पर भी इसी तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि भाई ये ब्लू शर्ट है जिस पे स्ट्राइप्स हैं। इस तरीके से आप उसमें रिकॉर्डिंग करके उन लेबल्स को, ऑडियो लेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक चीज़ें हैं, उनको बम्प ऑन्स कहते हैं। ये अब खुद चिपकने वाले प्लास्टिक के अलग अलग शेप्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इनको जैसे जैसे टच स्क्रीन वाले माइक्रोवेव है जिस पे कोई फिजिकल बटन नहीं है, या कोई ट्रेडमिल है, क्या उस तरह का वॉशिंग मशीन है कोई, और या फिर आज के जैसे मैं अपने यहाँ जैसे यूज़ करता हूँ कि भाई लैपटॉप ही है, लैपटॉप में F1 से F12 तक बिल्कुल सीधे, बिल्कुल उसमें किसी में F4 और F5 के बीच में कोई गैप नहीं। तो उसको पहचानने के लिए आप इस तरह की ये जो चीज़ें हैं F4 के ऊपर, F8 के ऊपर इस तरह की चीज़ें तो लगा देते हैं, उसमें चिपका सकते हैं, जिससे कि उन बटन्स को, उन जगहों को पहचानने में सुविधा हो सकती है। तो बहुत इनोवेटिव यूज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी भी तरीके से इनका यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैंने अपने ऑफिस की जो चाय कॉफ़ी वाली जो मशीन है उसके ऊपर जो चाय का बटन है उस पर एक अलग शेप का बटन लगा रखा है, कॉफ़ी वाले पे दूसरी तरह का बटन लगा, वो ये लेबल लगा रखा है। तो मुझे अब पता है कि भाई ठीक है, तिकोना मतलब चाय है और चौकोर जो है वो कॉफ़ी है, और वो बटन की जगह कहाँ है वो भी उस मशीन पे पता नहीं लगती थी।
इन बटन्स को लगाने से वो मशीन मेरे लिए पूरी तरह एक्सेसिबल होगी। ऐसे ही हम लोगों ने एक सिंपल प्लास्टिक की, बहुत पतले प्लास्टिक की स्ट्रिप्स बना रखी हैं, जिनको कि नॉर्मल ब्रेल स्लेट पे डाल के ब्रेल में लेबल्स लिखे जा सकते हैं। बहुत सस्ता जुगाड़ है, बहुत सस्ती सी चीज़ है। साधारण से हर एक के पास ब्रेल राइटिंग फ्रेम तो होता ही है, उसी में इन लेबल्स को करने के लिए उसके खांचे बने हुए हैं, और उन खांचों के ऊपर इस स्ट्रिप को तो इसमें एक उनकी पिक्चर भी 50 ऐसे लेबल्स की पिक्चर भी दी गई है। तो उनको आप उसमें उन खांचों में से निकाल के एक लाइन के अंदर, एक लाइन के नीचे ही ये एक स्ट्रिप उसमें सेट हो जाती है, और उसके फिर आप स्टाइलस से उसमें ब्रेल का लेबल लिख सकते हैं। तो ये लेबलिंग के डिफरेंट डिवाइसेस हैं। इसी तरीके से हमारे पास अब कई तरह के मेडिकल डिवाइसेस हैं। यदि अब कोविड के टाइम पे, जैसे अगर मुझे कोविड हुआ तो मुझे अब आइसोलेशन में जाना पड़ा, मैं ये नहीं चाहता था कि बाकी लोग भी उससे अफेक्टेड हों। तो अगर मुझे बुखार देखना है, अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है, अपना शुगर चेक करना है, और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, ये सब चीज़ें चेक करनी ज़रूरी थी, और डॉक्टर ने कहा था कि भाई इसको दिन में कम से कम 4 बार आप चेक करें, और उसका चार्ट बनाएं और उसको फिर शेयर करें, ताकि ठीक तरीके से मॉनिटरिंग की जा सके। तो ये सब चीज़ें टॉकिंग उसमें अवेलेबल हैं। टॉकिंग ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, टॉकिंग थर्मामीटर है, टॉकिंग ऑक्सीमीटर भी आया था, वो आज की तारीख में एकदम से आउट ऑफ स्टॉक हुआ सप्लाई चेन टूटने की वजह से। लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। अगर आप स्मार्टफोन यूज़र हैं तो एक्चुअली हुआवे का बैंड यूज़ करके या उस तरह की चीज़ें यूज़ करके आप एक्चुअली अपना ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब ठीक तरीके से नाप सकते हैं। ऐसे ही ब्लड शुगर वगैरह के लिए भी ऐप बेस्ड वाले भी ब्लड शुगर नापने वाले डिवाइसेस अवेलेबल हैं, या फिर टॉकिंग वाले भी अवेलेबल है। लेकिन टॉकिंग वाला हम लोगों ने ट्राई किया था, बहुत रिलायबल नहीं रहा, इसलिए हम लोग ज़्यादातर रिकमेंड आज की तारीख में जो है वो ये कि आप ऐप बेस्ड जो जैसे एक्यूचेक के कई सारे मॉडल्स हैं, जिनके साथ जो ब्लूटूथ के साथ आपके फ़ोन के साथ जुड़ जाते हैं, ऐप के अंदर उनकी रीडिंग्स आप आसानी से पढ़ पाते हैं। इस तरह से क्लॉक्स वगैरह ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं, कॉमन हैं, आई एम श्योर सब लोग जानते हैं। ब्रेल वॉचेज़ हैं, टॉकिंग वॉचेज़ हैं, इनके कॉम्बिनेशन भी हैं, यानी एक ही वॉच में ब्रेल भी है, टॉकिंग भी है, और वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल घड़ी जैसे दिखते हैं। इंच टेप्स वगैरह, एक इसमें पिक्चर और दिखा रखी है कि मेजरिंग स्पून्स, यानी आपको अब जैसे दवाइयाँ ही नापनी थी या कुछ और, जब कुकिंग कर रहे हैं तो आपको पता करना है कि भाई 1 टेबल स्पून डालना है या आपको हाफ टेबल स्पून डालना है। तो उस तरह के लिए ये चीज़ें मेन स्ट्रीम में से उठाई गई हैं, यूज़फुल हैं। मेजरिंग स्पून्स का सेट आता है, प्लास्टिक में भी आता है, स्टील में भी आता है। वो सब चीज़ें आपको आज की तारीख में हम लोग सब एक ही सेंट्रल जगह पे उपलब्ध करवा रहे हैं। अब ये जब मैंने कहा कि ये सब चीज़ें हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, तो ये कहाँ से उपलब्ध हो पा रही हैं? ये sectech.in नाम की वेबसाइट है, जहाँ पर आप जाकर के इनमें से कोई भी डिवाइस ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, और वो आपके पास आप जहाँ भी चाहें वहाँ पे वो डिलीवर हो जाएगा। आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस जोन्स या सक्षम वगैरह पे जाके भी इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। इनके साथ में आपको एक और भी चीज़ साथ में बताना चाहूँगा कि कुछ हमारे पास यूनिवर्सल डिज़ाइन प्रोडक्ट्स हैं, यानी वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें समझ लेना चाहिए। हमारी बहुत बड़ी कोशिश है कि सारी चीज़ें स्पेशल डिवाइसेस ना हो, मेन स्ट्रीम में जो प्रोडक्ट आए वही सबके लिए यूजेबल हो। तो इसको हम लोग यूनिवर्सल डिज़ाइन प्रोडक्ट्स जैसा कह रहे हैं। तो जैसे वो टेबल्स, जो वो मेजरिंग स्पून्स वगैरह थी, वो बनी मेन स्ट्रीम के लिए हैं, लेकिन वो पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस के लिए भी बहुत यूजफुल है। ऐसे ये जो एक्यूचेक जो जो ब्लड शुगर नापने वाला जो मशीन है, वो ब्लाइंड पर्सन्स के लिए तो नहीं बना, उसको ऐप भी उन्होंने सिर्फ ब्लाइंड पर्सन्स के लिए नहीं बनाई है, लेकिन वो पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस भी यूज कर पा रहे हैं बाकी सब लोगों के साथ साथ। तो एक किस्म से एक यूनिवर्सल डिजाइन हो गया, और उसका यूज करके मैं अपना ब्लड शुगर खुद
बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए कर पा रहा हूँ। हमारे स्मार्टफोन्स इस यूनिवर्सल डिज़ाइन के सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। ये मेन स्ट्रीम, आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन उठाएं, कोई भी आईफोन उठाएं और उनका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति उसमें टॉकबैक और वॉइस ओवर को उसको करना शुरू कर सकता है। तो ये कुछ ग्लिम्पसेस थे अलग अलग प्रोडक्ट्स के, अलग अलग चीज़ों के, जो कि हमारे पास आज हमारे लिए कई सारे नए द्वार खोल रहे हैं, हमें एक अच्छी भरपूर ज़िंदगी जीने में जो हमें मदद कर पा रहे हैं। केवल पढ़ाई नहीं, केवल लिखाई नहीं, रिक्रिएशन में भी और डेली लिविंग में इंडिपेंडेंस देने के लिए इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे अपने सारा बैंकिंग का काम मैं इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ, सारी शॉपिंग मैं अपने आप से कर सकता हूँ, दृष्टिबाधित होते हुए भी ये सब काम खुद कर पाना एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा वरदान है, मैं मानता हूँ ये सब टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया हम दृष्टिबाधित व्यक्तियों को। थैंक यू सो मच। अब अगर प्रश्नों का कुछ समय बाकी है तो हम अभी ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने प्रश्न शेयर कर दें या कभी बात कर लें तो हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। नागेश जी, बैक टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने जो पीपीटी और जो प्रेजेंटेशन हमारे बीच रखा, सिर्फ इंट्रो नहीं, वह वर्तमान परिदृश्य में किस तरीके से हम लोग इसको स्वीकार्यता के उन्नत भाव तक ले जाएं और कैसे किन किन उपकरणों की सहायता से हम सहजता का निर्माण कर सकें, एक एक्सेसिबल सोसाइटी की रचना कैसे कर सकें, इस पर आपने सार्वगर्भित भाव हमारे बीच रखा। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन रहा सर, आपको सादर प्रणाम। आप जैसे दिव्य मूर्ति जहां पे अपने भाव रखते हैं वह पूरा पटल ही दीप्तिमान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह सेशन 11 से 12 रहा। पहले सुनिश्चित समय हमारा 10 से 11 था, लेकिन गूगल मीट पर आई कुछ तकनीकी खामी के कारण मैं पुनः आपसे सॉरी बोलकर 1 घंटे आपने इंतजार किया, उसके बाद 11 से 12 आपने सेशन को कंटिन्यू किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर इसको शेयर करना चाहें तो ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आप हमारी ईमेल आईडी पर प्लीज सर आप कर देंगे तो हम अपने प्रतिभागियों को, और सर हमें रिपोर्ट में भी भेजना होता है, उसमें भी सहजता होगी। जरूर जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर प्रणाम। थैंक यू। अब अगले क्रम में हमारे बीच जुड़ रही हैं मैम आदरणीय मृदु गोयल मैम, जिनका प्रेजेंटेशन 12:15 से हम सभी 1 बजे तक प्राप्त करेंगे। मृदुल मैम हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। मैम को